हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट शुरू करेंगे। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या कंपनी विधान तथा सचिवीय पद्धति या सचिवीय प्रबंध, सेक्रेटरियल मैनेजमेंट। कंपनी लॉ जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो उस है भारत में कंपनी का विधान एवं परिचय, यानी कि भारत के अंदर कंपनी लॉ जो है वो कब शुरू हुआ, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो पहला जो लॉ बना भारत में कंपनी विधान का वो कब बना और उसका ऐतिहासिक विवरण क्या है। इसके अंतर्गत जो है ये कहा गया कि पहला जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो पहला कंपनी लॉ बनाया गया वो दैट वाज 1950 कंपनी अधिनियम 1956 जो है उसके अंदर बनाया गया। और उसके बाद जो है उसमें जो नया जो परिवर्तन किया वो कंपनी अधिनियम 2013। आज जो हम देखते हैं वह है कंपनी अधिनियम 13 जो है वो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसके तहत नई कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। इससे पहले की कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत किया जा रहा था। कंपनी अधिनियम 2013 जो है ये जो है विधानसभा राज्यसभा में सन 2013 में पारित किया गया और इस विधेयक को संशोधन का नाम दिया गया और कंपनी विधेयक 2011 में दिया गया, पर राष्ट्रपति ने इसे सम्मति प्राप्त हुई, वो कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। इसके लिए कहा जाता है कि इस अधिनियम में विस्तार एवं आरंभ किया गया, इसको विस्तार एवं जो है इसका प्रारंभ किया गया और संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। और धारा 2 के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे राष्ट्रपति की आज्ञा सम्मति प्राप्त होते ही तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। और अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम को विभिन्न धाराओं को भिन्न भिन्न प्रावधानों के तहत तिथियों में अधिसूचित करके लागू करेगी। 29 अधिनियम की प्रावधानों के अनुरूप इस अधिनियम की धारा 1 अगस्त 2013 से तत्काल प्रभावी मानी गई और राष्ट्रपति ने अपनी सम्मति इस विधेयक के लिए प्रदान की। केंद्रीय सरकार ने 12 सितंबर 2013 को अधिसूचना जारी करके 19 अन्य धाराओं और आंशिक प्रावधानों को इसी तिथि से प्रभावी बनाया। इसके कई सारे सबसेक्शंस हैं और उपखंड हैं, या हम कहते हैं सबसेक्शन या उपखंड हैं, जिनके ज़रिए से इसको लागू किया गया। दूसरी बार में कुल 183 धाराओं को उपखंडों में विभाजित करके इसमें लागू किया गया, जो कि अप्रैल 2014 में लागू किया और उस समय से इसको प्रभावी किया गया। कंपनी अधिनियम को जो है बनाने के लिए जो मेन जो है इसका जो एक्ट के तहत जो है कुछ बातों को ध्यान में रखा गया, जैसे कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं को पूर्ण एवं न्यायोचित प्रकटीकरण होना चाहिए। कंपनी को जब भी अगर कंपनी अपना कोई भी कार्य करेगी उसमें उचित सूचनाएं देगी और न्यायोचित उसमें प्रकटीकरण करेगी। अंशधारियों की प्रभावी भागीदारी एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी उसमें प्रावधान जोड़े गए। कंपनी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य किया जाता है। कंपनी के अंशधारी
कंपनी तथा जनसंधारण हितों कंपनी के कार्यकलापों के हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने का राइट रखते हैं, उसको सरकार के द्वारा शक्ति प्रदान है। प्लस कंपनी की प्रक्रियाओं या अनुपालनाओं को न्यूनतम व्यय द्वारा कंपनियों को संचालन एवं नवाचार में स्वायत्तता प्रदान की गई। ठोस एवं व्यवहारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया, ताकि जो पहले 1956 में जो कानून था वो उस समय के प्रावधानों को ध्यान में रख के या उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं तो उसमें अमेंडमेंट होते रहे। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि अब अमेंडमेंट की बजाय हमें नए कंपनी अधिनियम की ज़रूरत है, तो 2013 में इसको नया कंपनी अधिनियम निकाला गया और उसमें सही सब सेक्शन और सेक्शन जोड़े गए। कंपनी अधिनियम 2013 किनके ऊपर लागू होता है? ये अधिनियम पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान के अधीन समामेलित पंजीकृत कंपनियों के ऊपर ही लागू होता है। यानी जो कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी फॉर्म ऑफ कंपनीज जो हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। सभी बीमा कंपनियों पर यह अधिनियम तब लागू होता है जबकि इस अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो। ठीक है। बैंकिंग और बैंकारी कंपनियां तब तक ही इस अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो तभी लागू किया जाता है। विद्युत उत्पादन या वितरण में संलग्न कंपनियां तब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं आए जब तक कि वह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 के तहत नहीं हो। विशेष अधिनियम से शासित कंपनियां जो हैं वह भी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। समामलित निगम निकाय वह भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी जो नगर निगम वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सहकारी समिति, यह भी इस अधिनियम के अधीन आवेदन अगर नहीं करती है तो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर आवेदन इसके तहत करती हैं तो धाराएं 366 और 374 इस पर लागू होती है। किसी भी अपंजीकृत कंपनी को जो कि इस अधिनियम के अधीन अपने समापन हेतु आवेदन करती है वह भी उसके ऊपर भी यह लागू होता है। सभी विदेशी कंपनियां जो भारत में अपना व्यवसाय स्थान स्थापित कर चुकी हैं अथवा कर रही हैं वह भी इसके अंतर्गत उनके ऊपर भी ये लागू होती है। सभी सरकारी कंपनियों के ऊपर लागू होती है। इनके ये तथा निधियों एवं परस्पर लाभकारी समितियों जो कि केंद्रीय सरकार के राजपत्र के अधिसूचना में आती हैं, ये सब इन सब के ऊपर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है, जो कि विभिन्न धाराओं के तहत किया जाता है। इसमें ये जो भी बताया गया हर के साथ उसकी धाराएं हैं। अपंजीकृत कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, उनकी अलग अलग धाराओं के तहत प्रभावी माना जाता है। सीमा नियम, अंतर नियम इत्यादि पर अधिनियम अभिभावी या एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब भी कंपनी जो है समामेलित की जाती है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी सीमा नियम और अंतर नियमों का निर्माण करना पड़ता है। तो इसमें इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कोई अन्यथा व्यवस्था नहीं हो तो इस अधिनियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे। सीमा नियम और अंतर नियम कंपनी द्वारा किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कंपनी अधिनियम के प्रावधान कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम दोनों पर अभिभावी या अध्यारोही यानी ओवरराइडिंग होते हैं और इस प्रकार कंपनी किसी भी नए अनुबंध कंपनी या संचालन मंडल की सभा में पारित
संकल्पों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत बना सकती है। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या हैं, या इसके ये अधिनियम के लैंडमार्क प्रोविज़न क्या हैं, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है अधिनियम, यानी हम एनेक्टमेंट की बात करते हैं तो लोकसभा द्वारा इसे 18 दिसंबर 2012 को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया और राष्ट्रपति की सम्मति उसे 29 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई और उस तिथि से इसको लागू माना जाता है। अब इसका विषय वस्तु कंटेंट्स क्या है। इस अधिनियम में कुल 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां हैं। इसके पूर्व कंपनी अधिनियम में 658 धाराएं थीं और 14 अनुसूचियां थीं। प्रवर्तक की बात करें, प्रमोटर्स की बात करें हम इसमें, तो यह अधिनियम भारत में पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द की परिभाषा दी गई है और प्रवर्तक जो है कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में कहा गया है कि एकल व्यक्ति कंपनी जो है, भारत में एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा में पहली बार इस अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब भारत में कोई भी एकाकी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण कर सकता है और कंपनी का प्रारूप की लाभ प्राप्त कर सकता है। फिर लघु संबद्ध एवं निष्क्रिय कंपनी की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एसोसिएट एंड डोरमेंट कंपनी। इस नए अधिनियम में लघु कंपनी, संबद्ध कंपनी तथा निष्क्रिय कंपनी, यानी जो काफ़ी समय से नहीं चल रही है, उन कंपनियों की अवधारणा को भी परिभाषित किया गया है और अलग अलग कंपनी का वर्गीकरण किया गया है, जो हम आगे चल के अलग अलग उसमें देखेंगे। और निजी कंपनी के किसी के लिए सदस्यों की अधिकतम सीमा को 50 से बढ़ाकर 200 तक कर दिया गया है, जो पहले 50 थी। फिर आता है निगमीय सामाजिक दायित्व की अवधारणा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमीय सामाजिक दायित्व का प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि पहले भी था लेकिन वह एनफोर्समेंट नहीं था उसका। लेकिन इसमें ये प्रावधान के अनुसार विशेष प्रकार की कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% राशि जो है निगमीय सामाजिक दायित्व के लिए लगानी पड़ेगी अपने आसपास के इलाके, जबकि पहले ये नहीं निश्चित था कि कितना प्रतिशत राशि लगाएगा, यानी कंपनी अपनी मर्जी से जो खर्च करना चाहती थी वो कर सकती थी। फिर आता है प्रतिभूतियों का निजी आधार पर निर्गमन। जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ या थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स है, इस अधिनियम में निजी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन की व्यवस्था की गई, जो कि पहले जो है सार्वजनिक निर्गमनों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन अब कंपनियां प्रविजन जारी करके प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गमन कर सकती हैं। संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में उन्होंने ये कहा है इस अधिनियम में कि एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य, एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक का होना अनिवार्य है और दूसरी अधिकतम कंपनियों में 15 संचालकों का होना ज़रूरी है। निवासी संचालक से तात्पर्य है कि इसके अनुसार देश में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि संचालक मंडल में कम से कम प्रत्येक कंपनी में एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, यानी वह संचालक जो है पूरे साल भर में 182 दिन उसका भारत में रहना अनिवार्य है। एक डायरेक्टर ऐसा होना ज़रूरी है। महिला संचालक के बारे में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की कंपनी में संचालक मंडल में कम से कम एक महिला संचालक का होना आवश्यक है। स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य क्या है कि जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसके संचालक मंडल में कम से कम
तिहाई संचालक स्वतंत्र संचालक होते हैं। और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे किसी भी वर्ग या वर्गों की कंपनियों के संचालक मंडल में न्यूनतम संख्या में रह सकते हैं। फिर आता है संचालक समितियों के निर्माण की अनिवार्यता। कंपनी अधिनियम 2013 में यह व्यवस्था की गई है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां उस वर्ग या उन वर्गों की कंपनियां जो कि केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उसकी अंकेक्षण समिति, नामांकन एवं पारस्परिक समिति और हितकारी संबंधित समितियों का गठन करना अनिवार्य है। प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। इस अधिनियम के अनुसार कि निर्धारित वर्गों की कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जैसे कि प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक संचालक होना चाहिए, कंपनी सचिव होना चाहिए, प्रमुख वित्तीय अधिकारी। ये तीनों मस्ट हैं, तभी जो है ये कंपनी के अंतर्गत इनका सही न्यायोचित निर्माण होगा। संचालकों द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को भावी सौदे या आंतरिक सूचना आधारित सौदे पर निषेध है। यानी कि इस अधिनियम में पहली बार ये व्यवस्था की गई, कंपनी का कोई भी संचालक, कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी प्रतिभूतियों के भावी सौदे नहीं कर सकेगा। इस प्रकार कोई भी संचालक, प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी इनसाइड ट्रेडिंग नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोहिबिटेड है, वह अमान्य है। उसके ऊपर अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सचिवीय मानकों का पालन। इस अधिनियम में पहली बार ये प्रावधान रखा गया कि कंपनी सचिव कंपनी की साधारण सभा, संचालक मंडल सभा या में अनिवार्य रूप से होना ज़रूरी है, ताकि सचिवीय मानकों के अनुसार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा बनाए गए कंपनी केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हों। सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। इस अधिनियम द्वारा पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वर्ग या वर्गों की कंपनियों को अपने संचालकों को प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न करना अनिवार्य है। फिर आता है वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। ये कहा जाता है कि कंपनी जो है उसको वार्षिक सभा का प्रतिवेदन जो है सभा के 30 दिनों के भीतर जो है उसको सबमिट करना अनिवार्य है। एक समान वित्त यूनिफॉर्म। इस अधिनियम ने यह भी प्रदान किया कि देश की सभी कंपनियों का वित्त वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। इससे पहले अलग अलग परिस्थितियों में कंपनीज को ये छूट दी गई थी, लेकिन कुछ अपवाद अगर आप छोड़ दें तो सभी कंपनियों के लिए 31 मार्च को समाप्त हुए ईयर में ही इसको माना जाना ज़रूरी है। वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, इस अधिनियम में बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते पद या शब्दावली के लिए वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। यानी कि नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य विवरण भी इसमें सम्मिलित किए गए। संकेतित या एकीकृत वित्तीय यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अनिवार्य कर दिया गया। किसी भी कंपनी को, कोई सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी या संयुक्त साहस कंपनी उपक्रम के लिए यह अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदक एजेंसी का गठन। इस नए कंपनी अधिनियम में एक नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग एजेंसी का गठन करने की व्यवस्था की गई, जो कि संस्था के लेखांकन एवं अंकेक्षण मानकों के निर्धारण में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता जो है यह भी रखी गई, जो कि अनिवार्य कर दी गई।
अंकेक्षणों का चक्रानुक्रम रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होना भी जरूरी। हर 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 5 वर्षों की निरंतर 2 अवधियों से अधिक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अधिकतम कोई भी एक व्यक्ति अधिकतम 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। गंभीर कपट एवं अन्वेषण कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा गया है इसमें कि इसके कार्यालय को विधानतज्ञ और अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी भी कंपनी के कार्यकलापों के अन्वेषण का कार्य इस कार्यालय को सौंप सकता है और इसके द्वारा उसके फ्रॉड की जांच करवा सकता है। अधिकरण एवं अपील अधिकरण से तात्पर्य ये है कि ये भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया इस अधिनियम में, जो कि जो है प्लस ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये दोनों संस्थाएं जो हैं राष्ट्रीय जो अपील संस्थाएं हैं, ये दोनों संस्थाएं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन में सहयोग करने के उद्देश्य से बनाई गई। फिर विशेष न्यायालय की इसमें व्यवस्था की। अपराधों की शीघ्र सुनवाई निश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के गठन की भी सुविधा प्रदान की गई। और मध्यस्थों एवं समझौते, इस अधिनियम में मध्यस्थों एवं समझौतों के लिए मध्यस्थों की सूची बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय अधिकरण एवं राष्ट्रीय अपीलीकरण को भी विचाराधीन रखा गया है। समापन की दशा में कर्मचारी के अधिकार से संबंधित कहा गया है कि कंपनी को कर्मचारियों के 2 वर्ष तक के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य है कंपनी के समापन की दशा में। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने बकाया वेतन को वसूलने के लिए सुरक्षित ऋणदाताओं को अधिकार की वरीयता देना भी अनिवार्य है। वर्ग कार्यवाही, यहाँ पर इस नए अधिनियम के प्रावधान के तहत निर्धारित संख्या में कंपनी के सदस्य, ऋणदाता, निरपेक्षकर्ता तथा कोई भी समूह वर्ग जो कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही या वाद प्रस्तुत करता है, यदि कंपनी के कार्यकलापों या प्रबंध उनके अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल संचालित किया जा रहा है, तो यह वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ई प्रबंध या प्रशासन, इस अधिनियम कंपनी की क्रियाओं में ई प्रबंधन या प्रशासन का प्रावधान रखा गया है, जिनमें कुछ एक नियमानुसार हैं। कंपनियों के संचालक मंडल की सभाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य किसी विजुअल से भागीदारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की कंपनियों के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपना मतदान प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी या सदस्यों को कोई भी प्रलेख पत्र और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकती है। फिर आता है ई अभिशासन, ई गवर्नेंस। इस अधिनियम में ई अभिशासन की अवधारणा को व्यवहार में लाने हेतु प्रावधान रखा गया है और प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइलिंग करने का प्रावधान रखा गया है। चेतना या जागृति व्यवस्था, इस अधिनियम में सभी सूचीबद्ध कंपनियां केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग कंपनी की चेतना या जागृत व्यवस्था या विसल ब्लोइंग व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ताकि कभी भी किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो, कुछ हो, तो उसको आसानी से जो है पकड़ा जा सके और किसी को भी उसके बारे में बताने में कोई डर ना हो। तो अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा वो यह देखा कि कंपनी अधिनियम जो 2013 जो था, उसके अंदर किन किन व्यवस्थाओं को बदला गया 1956 के कंपनीज एक्ट से, और उसमें क्या क्या प्रावधानों को रखा गया और किन किन बातों को इसमें देखा गया। ये कि हमने इसमें एक जनरल परिचय इसका देखा। थैंक यू।